मूवी की शुरुआत होती है प्रोफेसर ट्रेवर से, जो एक ज्वालामुखी वैज्ञानिक है, यानी ज्वालामुखियों पर शोध करते हैं। एक दिन उनका सहकर्मी वहां आता है और बताता है कि आपके भाई की लैब बंद होने वाली है। ट्रेवर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो ट्रेवर से कहता है कि वो पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहे हैं और आपका भाई लापता है। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और वैसे भी अब हमें लैब के लिए कोई फंडिंग नहीं मिल रही है। ट्रेवर अपने घर आता है, जहाँ उसके भाई की पत्नी अपने बेटे यानी ट्रेवर के भतीजे को 10 दिनों के लिए छोड़ने आई है, जिसका नाम शॉन होता है। वो ट्रेवर के भाई मैक्स का एक बॉक्स भी देती है। जब ट्रेवर वो बॉक्स खोलता है तो उसमें उसके भाई का सामान होता है और जिसमें उसके भाई की एक पसंदीदा किताब भी होती है, जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। वो लेखक डॉक्टर जूल्स द्वारा लिखित होती है। ये पूरी तरह से काल्पनिक किताब है और जब ट्रेवर इसे खोलता है तो उसे किताब में अपने भाई के नोट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें 3 जगह का नाम बोलीविया, मंगोलिया और हवाई लिखा हुआ होता है। ये सभी नोट देखने के बाद वो अपने भतीजे शॉन के साथ अपनी लैब में जाता है, जहाँ वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन 3 स्थानों को देखता है। यह वह स्थान है जहाँ ज्वालामुखी स्थित था और इस समय ये 3 स्थानों का वातावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था, जब ट्रेवर का भाई मैक्स अचानक हमेशा के लिए गायब हो गया था। अब वे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं इन तीनों जगहों के अलावा एक और जगह है जहाँ पर ऐसा ही वातावरण है और ये जगह आइसलैंड होती है। ट्रेवर भी आइसलैंड जाना चाहता है। अब वो अपने भतीजे शॉन से कहता है, तुम्हारे पिता और मैं हमेशा वोल्केनिक ट्यूब के बारे में बात करते थे। ऐसी संभावना हो सकती है कि ज्वालामुखी के अंदर वोल्केनिक ट्यूब हो, यानी कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच सकते हैं और मुझे लगता है कि 10 साल पहले मैक्स इसकी तलाश में ही आइसलैंड गया होगा और अब मैं भी आइसलैंड जा रहा हूँ। हालांकि वो अपने भतीजे को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे दोनों अब आइसलैंड पहुंचते हैं, जहां वे एक वैज्ञानिक के घर जाते हैं जो ज्वालामुखियों पर शोध करता है। पर उसकी बेटी दरवाजा खोलती है, जिसका नाम हैना है। वो उन दोनों को बताती है कि उसके पिता 3 साल पहले हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ट्रेवर उसे अपने भाई की वो किताब दिखाता है जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है। ट्रेवर हैना से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा भाई यहाँ आकर तुम्हारे पिता से मिला होगा। हैना इस किताब को देखने के बाद अपने पिता की वही किताब निकालती है और जब वो इन दोनों किताबों के नोट्स का मिलान करते हैं तो दोनों ने उस पर समान निशान बनाए हैं। हैना उन दोनों को बताती है कि हालांकि यह किताब एक विज्ञान कथा है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इस किताब में पृथ्वी के केंद्र के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो बिल्कुल सच है। मेरे पिता इन सभी विश्वासियों में से सबसे बड़े बिलीवर थे। उनका मानना था कि धरती के नीचे एक दुनिया है। ट्रेवर कहता है कि मैं उस ज्वालामुखी तक जाना चाहता हूँ। हैना उन दोनों से कहती है कि आपकी कार वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है। मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। अगले दिन लंबा रास्ता तय करने के बाद ये तीनों ज्वालामुखी के पास पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक उपकरण मिलता है जिससे ट्रेवर को इस स्थान के और यहाँ के मौसम का पता चला था, जिसे 10 साल पहले उसके भाई ने लगाया था और इससे पहले कि वो इसे खोलते यहाँ मौसम खराब हो जाता है और बिजली चमकने लगती है। हैना और शॉन गुफा के अंदर जाते हैं और वो ट्रेवर को भी जल्दी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन ट्रेवर उस उपकरण के बिना नहीं आना चाहता। ट्रेवर उस उपकरण एंटीना को बाहर निकालता है, लेकिन वो बिजली को आकर्षित कर रहा था। तभी ट्रेवर के चारों ओर बिजली गिरने लगती है। हैना उसे उस उपकरण को फेंकने के लिए कहती है और ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए उस उपकरण को फेंक देता है। तभी गुफा पर बिजली गिरती है, जिसके कारण गुफा का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब ये तीनों गुफा के अंदर फंस गए हैं। हैना दोनों को बताती है कि यहाँ एक बहुत पुरानी खदान भी है जो अब बंद हो गई है, हमें उस खदान तक पहुँचना है। वे सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें सामने एक बहुत गहरी खाई दिखाई देती है। उस खाई से नीचे आने के बाद उन्हें वो खदान दिखाई देती है जिसमें कई ट्रैक और ट्रॉलियां मौजूद होती है और अब उन्हें लगता है कि वे ट्रॉली की मदद से बाहर निकल सकते हैं। वे तीनों ट्रॉली में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद एक ढलान के कारण ट्रॉली तेज गति से नीचे की ओर बढ़ने लगती है। आगे ही एक जगह कोई ट्रैक नहीं होता है, लेकिन किसी तरह वो उसे पार कर लेते हैं, जिस कारण इन सभी की ट्रॉलियां अलग हो जाती हैं। हैना की ट्रॉली का ट्रैक खत्म होने वाला होता है, इसलिए ट्रेवर कैसे भी उसे अपनी ट्रॉली की तरफ खींच लेता है, लेकिन जल्द ही उस ट्रॉली का ट्रैक जिस पर हैना और ट्रेवर थे वो भी खत्म होने वाला होता है। वे किसी तरह एक रस्सी के जरिए ट्रॉली से कूदने में कामयाब हो जाते हैं और ट्रॉली दीवार से टकराकर टूट जाती है। जल्द ही शॉन भी वहाँ आ जाता है। वो देखते हैं दीवार से ट्रॉली टकराने से दीवार में एक छेद हो गया है। जब वे सभी उसके अंदर जाते हैं तब दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हीरे होते हैं। शॉन अपने बैग में ढेर सारे हीरे भर लेता है। तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। ट्रेवर समझ जाता है कि जिस स्थान पर वे खड़े हैं वो ज्वालामुखी के अंदर पाया जाने वाला एक पत्थर है, जो ज्वालामुखी के लावा के सूखने के बाद बनता है और ये कांच की तरह पतला होता है, जो हल्की सी हलचल से भी टूट जाता है। ट्रेवर शॉन से कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से निकल जाओ, और जब शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तब उसके बैग से एक हीरा गिर जाता है, जिस कारण वहाँ की पूरी जमीन ढह जाती है और वे लोग नीचे खाई में गिरने लगते हैं। कई मिनट तक गिरने के बाद भी वे नीचे तक नहीं पहुँच पाते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है कि किताब के अनुसार यह खाई कई सौ कई हजार मील गहरी हो सकती है। जब आप इसकी सतह पर पहुँचेंगे तो वहाँ वाटर स्लाइड आएगा। कुछ मिनटों के बाद ही उन्हें पानी की बूंदें हवा में उड़ती नजर आती हैं। उसके बाद ही वे वाटर स्लाइड में गिर जाते हैं। उससे होते हुए वे एक बहुत बड़े जल कुंड में गिर जाते हैं। ये तीनों किसी तरह पानी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ऊपर आसमान में बहुत सारे चमकने वाले पक्षी हैं जो उनकी ओर ही आ रहे होते हैं। हैना ट्रेवर से पूछती है कि क्या आपने कभी इन पक्षियों को देखा है। ट्रेवर कहता है कि हाँ, ये मैंने म्यूजियम में देखा है, लेकिन ये पक्षी 150 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर
मौजूद थे अब वे पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ये तीनों अब एक पक्षी का पीछा करके गुफा से बाहर जाते हैं और जब बाहर आकर देखते हैं तो इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ तो अलग ही एक दुनिया होती है। ट्रेवर कहता है कि उसका भाई और हैना के पिता बिल्कुल सही थे, ये पृथ्वी का केंद्र है, इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर एक और दुनिया है। जब वो सभी आगे बढ़ते हैं तो उस किताब में जो भी चित्र छपे थे वे सभी के सभी सच होते हैं। ट्रेवर कहता है कि यहाँ कोई आया होगा और उसने जूल्स को सारी बातें बताई होंगी, इसीलिए उसने किताब लिखी। यानी कि कोई न कोई यहाँ आया और यहाँ से बाहर भी गया होगा। अगर वो बाहर जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। और अब वे आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है। इस ट्री हाउस के अंदर उन्हें कुछ नोट्स और मैक्स की डायरी मिलती है, जिसका मतलब है कि उसका भाई मैक्स यहाँ रुका था। तभी हैना को यहाँ मैक्स का शव मिलता है। वो ये बात ट्रेवर और शॉन को बताती है और वे दोनों उसको देखकर उसकी मौत से बहुत दुखी होते हैं। मैक्स के नोट से उन्हें पता चलता है कि यहाँ का तापमान किसी भी समय 200 डिग्री तक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति 135 डिग्री से ऊपर जीवित नहीं रह सकता है। और शॉन कहता है कि यहाँ का तापमान 95 डिग्री है। फिर ट्रेवर बताता है कि जब हम यहाँ आए थे तब तापमान 82 डिग्री था, यानी तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब हैना मैक्स के नोट्स में पढ़ती है जिसमें उसने लिखा है कि जूल्स की किताब के अनुसार मुझे इस महासागर को उत्तर की ओर से पार करना है, जहाँ एक गर्म पानी का झरना है जो उल्टा बहता है, यानी हम इसके जरिए सतह तक पहुँच सकते हैं। अब वे एक नाव बनाते हैं और धीरे धीरे यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है और इससे पहले कि यहाँ का तापमान 135 से अधिक हो वे तीनों नाव को तेजी से चलाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उनके पास मैक्स का पैराशूट भी है जिससे वो नीचे तक आया था, जिससे उनकी नाव समुद्र में बहुत तेजी से चल रही होती है। लेकिन यहाँ समुद्र में बहुत खतरनाक पिराना मछलियाँ भी है जिन्होंने उन पर हमला कर दिया होता है। पर तभी इस समुद्र में कई बहुत बड़े जीव आ जाते हैं जो छोटी मछलियों को खाने लगता है। फिर वो अपनी नाव घुमाते हैं और हवा इतनी तेज हो जाती है कि उनके पैराशूट से बंधी लकड़ी टूटने लगती है। शॉन पैराशूट की दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है, लेकिन वह उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ था, इसलिए वो पैराशूट के साथ उड़ जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एक द्वीप के कोने पर था। यहाँ उसे वही पक्षी दिखाई देता है जो उन्होंने पृथ्वी के केंद्र में प्रवेश करते समय देखा था। वो पक्षी शॉन को पहाड़ी की ओर ले जाने वाला रास्ता दिखाता है जहाँ उसे उड़ते हुए पत्थर दिखाई देते हैं, यानी यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल अलग है। शॉन समझता है कि अगर यहाँ पत्थर उड़ सकते हैं तो पीछे की ओर बहने वाला गर्म पानी का झरना भी होगा, लेकिन इस जगह को पार करने के लिए उसे बहुत गहरी खाई पार करनी होगी और यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है जो कि वो उड़ते हुए पत्थर है। शॉन अपनी जान जोखिम में डालकर पत्थर के ऊपर से आगे बढ़ता है और इस जगह को पार कर लेता है। वहीं दूसरी ओर हैना और ट्रेवर भी द्वीप पर पहुंच जाते हैं और जब वो लोग शॉन की तलाश कर रहे होते हैं तब थक कर एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ एक पौधा हैना पर हमला कर देता है। वो अपनी टहनियों से उसका गला घोट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो हैना को मारता ट्रेवर उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है और आगे जाकर ट्रेवर हैना से कहता है कि तुम उस जगह जाओ जहां से वापस बाहर जा सकते हैं, मैं शॉन को ढूंढने जा रहा हूं। वहीं शॉन एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां एक बहुत बड़ा कंकाल है और अगले ही पल उस पर एक डायनासोर हमला कर देता है। वो चिल्लाते हुए भागता है और एक गुफा में जाकर फंस जाता है और जिससे पहले कि वो उसे खा पाता ट्रेवर शॉन की आवाज सुन लेता है। वो पीछे से दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है और फिर वे देखते हैं कि उनके सामने एक उल्टा बहता हुआ झरना है जिसमें जाकर वे बच सकते हैं। वे दोनों झरने की ओर भागने लगते हैं पर डायनासोर अभी भी उनके पीछे था। यहाँ ट्रेवर को पता चलता है कि जिस सतह पर वे दौड़ रहे हैं वो कच्ची है। फिर ट्रेवर शॉन को दूसरी दिशा में भागने को कहता है और डायनासोर जैसे ही उसके पास पहुंचने वाला होता है जमीन नीचे धंस जाती है जिससे डायनासोर उस खाई में गिर जाता है। अब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ पानी लगातार उबल रहा था, लेकिन उन्हें आगे जाने के लिए एक नाव की आवश्यकता होती है। तभी हैना नाव के रूप में डायनासोर के सिर के कंकाल को लाती है। ये तीनों उस पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ ढलान आती है और यहाँ उनकी नाव नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यहाँ पानी भी खत्म हो जाता है। फिर वहाँ नाव एक बहुत गहरी खाई से नीचे गिरती है और चट्टानों के बीच में फंस जाती है। वो देखते हैं कि नीचे लावा है और वो समझ जाते हैं कि ये ज्वालामुखी ट्यूब है। ट्रेवर कहता है कि हमें देर हो गई है, गीजर्स खत्म हो गया है। दरअसल गर्म पानी के उल्टे बहने वाले झरने का मतलब था कि जब भी लावे में पानी पड़ता है तो लावा ऊपर की तरफ बहुत प्रेशर से गैस छोड़ता है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि भारी से भारी वस्तु भी बाहर निकल जाती है। जिस प्रकार से लावा बाहर निकलता है, ट्रेवर बताता है कि अभी 2-3 घंटे बाद यहाँ पानी आएगा, तब तक हम गर्मी के कारण मर जाएंगे। तभी हैना को दीवार से पानी रिसता हुआ दिखाई देता है। ट्रेवर दीवार को देखता है तो वहाँ पानी होता है और यहाँ दीवारों की दरारों में मैग्नीशियम भी है जिसे आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। और ट्रेवर उस मैग्नीशियम को फ्लेयर से ब्लास्ट करता है जिससे बहुत सारा पानी लावा में गिर जाता है। लावा में पानी गिरने के कारण यहाँ बहुत दबाव वाली भाप बनती है और उनकी नाव ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अब जल्द ही वे धरती से बाहर निकल जाते हैं। उनकी नाव बहुत तेजी से एक ढलान की ओर जा रही होती है जो एक किसान का खेत है और अगले ही पल वे उसी किसान के घर से टकरा जाते हैं। किसान अपनी फसल बर्बाद होने से बहुत दुखी होता है, इसलिए वो इटालियन भाषा में उन्हें बोल रहा होता है जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि वे इटली में पहुंच गए हैं। इसके बाद शॉन अपने बैग से एक हीरा निकालता है जो वो उस परित्यक्त खदान से लाया था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और वह हीरा उस किसान को दे देता है। इधर उसके बैग में और भी कई हीरे थे, यानी कि इन लोगों ने न सिर्फ नई दुनिया की खोज की बल्कि अब वे बेहद अमीर भी हो गए थे। ट्रेवर और हैना दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके भाई की लैब जो फंडिंग की कमी के कारण बंद हो गई थी उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। जब शॉन घर वापस जा रहा था तो ट्रेवर उसे उसके पिता की एक और किताब देता
देता है जिसका नाम लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस होता है। फिर ट्रेवर शॉन से पूछता है कि तुम इस क्रिसमस की छुट्टियों पर क्या कर रहे हो। शॉन कहता है कुछ नहीं। ट्रेवर बोलता है फिर तो हम वहाँ जा सकते हैं। इसी के साथ फिल्म यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आएगी।